गांव से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी थी और उनके 2 बच्चे थे, महेश और आशा। सारा परिवार खुश था। एक दिन की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। रघुनाथ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका सारा परिवार दुखी था। बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों ऐसे रोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पापा कब ठीक होंगे? बोलो ना माँ। बहुत जल्द। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई दिन बीत गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी, पर वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के पास आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वो चल पाएंगे। पर आपकी परिस्थिति देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? लगभग 20 लाख। बाप रे! अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने पति का इलाज करवाएगी। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने गहने देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपया भी नहीं आएगा। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है। कैसे होगा ये सब? लक्ष्मी अपने गहने देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है बेटा। माँ, अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो माँ। अगर हम लोग इडली का ठेला डालें तो? वो तो हम कर सकते हैं, पर क्या उससे इतने सारे पैसे इकट्ठा होंगे? 20 लाख? माँ, कोशिश तो करके देखते हैं। भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और पापा का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो इडली के व्यवसाय की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स, ये रहा चूल्हा, ये रहा इडली का कुकर। पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए माँ? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली का कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुंचे। भैया, एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया। इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी, इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है। आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? पर आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर्स होंगे। आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी का ध्यान एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गया। भैया, वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला ना, वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुंचकर, माँ, आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है। पीतल में इडलियों का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। पर माँ, हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना। देखो ना, इस पर कितनी गंदगी है। आशा, ये पीतल का है। अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है माँ। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह, ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा, इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ,
इसमें इडली बनाकर देखो तो। हाँ, बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना माँ? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नजर घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया, 8 मिनट हो गया। हाँ हाँ, सब्र रखो, खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं, सोने की। हाँ, सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर सोनार के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन न हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। माँ, इन्हें बेचकर हम पापा का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ, ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने सोनार को 2 सोने की इडलियां बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने पति रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियां बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका परिवार नए घर में हंसी खुशी रहने लगा। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, पर वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। माँ, क्या हम वापस सोने की इडली नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए बहुत है। और वैसे भी आशा, माँ हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ, और हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था और हमेशा खुश रहो। अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थीं। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है। उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया।
धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीना के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीना बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थी, लेकिन वीना अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीना अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद वीना का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीना की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीना ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहां पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीना की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीना मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी। नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन वीना जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीना के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती, तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है। दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को
रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी, मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था, जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है, जो जरूर टूटता है। मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरेगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाऊंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे पर हमारी खानदानी परंपरा यही है, इसे अपनी परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो? आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाती रहती थी, परंतु मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है,
मेरा विचार है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है। बेकार में अपना समय बर्बाद करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना, ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेकार की बातें नहीं सुननी। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन पैसों से कॉलेज के बाहर चाय की दुकान लगा लो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सी दुकानें खड़ी हो गई हैं। भला मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पर पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लेने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 ही चाय बिकी है। बस 20 चाय बिकी है? इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, पर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा भला बर्तन बनाने का काम कर रहा था, पर तुम्हें वो रास नहीं आया। पापा, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। पापा, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे, ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, पर तू ये क्या बना लाया? पापा, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीज से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रख कर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति चाय पीने आता है। अरे भैया, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के बर्तन में देना। भाई साहब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस व्यक्ति की जिद की वजह से उसे इडली के आकार के कप में चाय देता है। उसे वो इडली के आकार के कप की चाय बहुत ही अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को बताता है। सभी इडली के चाय की इच्छा लेकर उसकी दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली के कप में चाय पीना चाहते थे जो चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार के कप बनाऊंगा और उसी में सबको चाय बना कर दूंगा। इससे मेरा व्यापार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इडली वाले आकार के चाय के कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय के व्यापार में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उस चाय को पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही उस इडली के कप वाली चाय पीती है तो उसका स्वाद उसको अलग ही लगता है और वो बहुत खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी अच्छी चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अरे अब ये इडली चाय है तो उसका स्वाद तो उम्दा होगा ही ना। इसमें एक इडली की अलग ही महक आती है और इसको पीकर ऐसा लगता है जैसे आप इसके साथ इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इस इडली वाली चाय को ज्यादा पसंद करते हैं।
अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था, क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? पर मैं चिंता ना करो, जितना भी लाभ होगा वो सारा तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम कर लो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में रख कर बेचो। नहीं साहब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए लाभ से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता, पर मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय हर किसी के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे मन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया। पर तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय का व्यापार यूं ही चलता रहे और तुम्हें लोगों की यूं ही दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। अब उसकी न्यूज यूट्यूब और न्यूज चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं, बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था।